Hello and welcome back, dear friends, once again at Lit eCity YouTube channel, your one-stop destination for English learning resources. Dear friends, जो हमारा आज का वीडियो है, in this video, we are going to discuss and analyze in detail the poem Preludes by T.S. Eliot. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, थोड़ी डिफिकल्ट पोएम भी गिनी जाती है। टी.एस. एलियट की पोइट्री का हॉलमार्क है इसकी डिफिकल्टी। ग्रेजुएशन कोर्सेज में लगती है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की। वी विल टेक लाइन बाय लाइन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस पोएम इज ऑल अबाउट। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन विद एन इंट्रोडक्शन टू द पॉइंट। देखिए, टी एस एलियट, ही द फुल नेम बीइंग थॉमस स्टेन्स एलियट। ये जो दोस्तों 1888 में इनका बर्थ हुआ था और इनको माना जाता है द टॉवरिंग फिगर, सबसे इंपॉर्टेंट फिगर माना जाता है मॉडर्निस्ट लिटरेचर का। एंड ही वाज अ पॉलीमैथ। पॉलीमैथ का दोस्तों मीनिंग होता है अ मैन हु एक्सेल्स इन मैनी फील्ड्स, जो बहुत सारे फील्ड्स के अंदर एक साथ मास्टरी रखता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज not just a poet, he was also a playwright, an essayist, a literary critic. इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, हर फील्ड के अंदर इन्होंने पोइट्री लिखी तो पोइट्री, ड्रामाज लिखे तो ड्रामा, अगर एसेज लिखे, चाहे इन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म के एसेज लिखे, दे ऑल हैड शेपिंग इन्फ्लुएंस। शेपिंग इन्फ्लुएंस का मतलब है उन्होंने न केवल अपने टाइम को बल्कि आने वाली जनरेशन्स को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा अपने आइडियाज़ के द्वारा। He is widely regarded as one of the most influential figures in modernist literature. जो 20th सेंचुरी है, स्पेशली आफ्टर वी कैन से ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड, दैट इज 1914 टू 1919, और उसके बाद का जो डेकेड है, इसको माना जाता है कि इट वाज अ बिगनिंग ऑफ मॉडर्निज्म इन लिटरेचर एंड आर्ट्स। जो मॉडर्निज्म या आधुनिकवाद है, इट इज नॉट कि सिर्फ एक मॉडर्न टर्म है, इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं। इसका मतलब है एक पर्टिकुलर वे ऑफ डीलिंग विद आर्ट्स एंड लिटरेचर, इसका स्ट्रक्चर, इसकी थीम्स। इसको मॉडर्निज्म इसलिए भी कहा जाता है कि अभी तक का लास्ट 400, 500, इवन वी कैन से 800 ईयर्स का जो लिटरेचर है, उससे एक कंप्लीट ब्रेक है हर चीज के अंदर। किस तरह से आप सोसाइटी को, किस तरह से इंडिविजुअल को प्रेजेंट कर रहे हो, पेंटिंग में, म्यूजिक के अंदर, लिटरेचर में। तो टी.एस. एलियट इज वन ऑफ दोज फिगर्स जिन्होंने अपने वर्क्स और आइडियाज के द्वारा इस मॉडर्निज्म मूवमेंट को शेप करा, इसको एक नई डायरेक्शन दी। He heralded new ways of composing literary works. देखिए, जो 20th सेंचुरी से पहले एजेस थी यूरोपियन लिटरेचर के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, विक्टोरियन एज के नाम से हम कहते हैं, या इवन द बिगनिंग डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, लिटरेचर वाज मोस्टली अबाउट ट्रेडिशनल थीम्स। पोइट्री है तो उसके अंदर किस तरह से टिपिकल जो एक फ्लो होता है, एक्सपेरिमेंटेशन पहले भी हुए लेकिन नॉट ऑन दैट लार्ज स्केल, वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट था, उसी फॉर्मेट में सारी चीज़ें होती थी। लेकिन टी.एस. एलियट, और अगर हम एक दो नाम लें, वर्जीनिया वुल्फ, डी.एच. लॉरेंस, अगर हम टी.एस. एलियट से जुड़े हुए यूरोपियन काउंटर पार्ट्स की बात करें, एजरा पाउंड, डब्ल्यू.बी. येट्स थोड़ा इनसे पहले, इन लोगों ने जिसको हम कहते हैं ईडियम या मुहावरा ऑफ पोइट्री स्पेशली, वो चेंज कर दिया। कैसे चीज़ों को प्रेजेंट किए जाते हैं, क्या पोइटिक टेक्निक हो सकती हैं, किन सब्जेक्ट्स को प्रेजेंट करना है, मेटाफर्स किस तरह से यूज करने हैं, तो वो सारी चीज़ों के लिए क्रेडिट दिया जाता है टी.एस. एलियट को कि इन्होंने बहुत शेप किया। If we talk about his use of language, that is also innovative। नए वे के अंदर राइम स्कीम की जो एक हम कहते हैं लिमिट होती है, उसको क्रॉस करते हुए
स्ट्रक्चर वाइज इन्होंने यूज करा। लैंग्वेज में इन्होंने यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन लैंग्वेजेस को एसिमिलेट करा, फिक्स करा अपने उस स्ट्रक्चर के अंदर एंड एस्टेब्लिश। इन सब चीजों की वजह से इन्हें लीडिंग मॉडर्निस्ट राइटर कहा जाता है। अगर हम मेजर पोइटिक वर्क्स की बात करें, 1922 में पब्लिश हुआ इनका लैंडमार्क वर्क द वेस्टलैंड। फिर उसके बाद इनका फर्स्ट पाथ ब्रेकिंग वर्क द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक, और साथ ही इनके लेटर पोइटिक करियर का वर्क फोर क्वार्टेट्स, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों डिस्कशन करना हम आज की हमारी जो पोएम है प्रिल्यूड्स। इट इज एक्चुअली, जैसे आप टाइटल देख सकते हो, इट इज प्रिल्यूड्स इन द प्लूरल, बहुवचन है ये, इट इज नॉट प्रिल्यूड। यू मस्ट नॉट कंफ्यूज, गेट कंफ्यूज बिटवीन प्रिल्यूड्स एंड द प्रिल्यूड। द प्रिल्यूड एक पोएम है रोमांटिक राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी हुई, एंड दिस पोएम इज प्रिल्यूड्स। It is a collection of poetic fragments. Collection of poems नहीं है, वो छोटे छोटे fragments हैं written by Eliot during his early poetic career. अपने initial days के अंदर इन्होंने ये लिखा था। देखिए इनके लिखने के पीछे जो मेन मोटिवेशन था वो था ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस आए थे, हम कम्युनिटी लाइफ से अर्बेनाइज्ड इंडिविजुअल लाइफ की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे, तो एक टाइप का एलियनेशन फील कर रहे थे। इस एलियनेशन का मतलब ये होता है वी फील कट ऑफ फ्रॉम द ट्रेडिशनल कम्युनल लाइफ। जो कम्युनिटी लाइफ जो विलेजेस के अंदर पाई जाती है, जिसके अंदर वन फॉर ऑल फॉर वन का कॉन्सेप्ट चलता है। जब आप एक टाउन, एक अर्बन एरिया में किसी इंडस्ट्री में काम करने के लिए आते हो, जब आप किसी बड़ी इंडस्ट्री के बैक क्वार्टर्स के अंदर अकेले अपने जिसको अपन बोलते हैं यूनिटरी, जो सिंगल यूनिट होती है उसमें रहते हो, देन यू फील ना तो ये वर्ल्ड मेरा है, ना ये जो साथ के लोग हैं इनको मैं जानता हूं। यू फील लाइक अ स्ट्रेंजर इवन व्हेन यू आर amid crowds of people। तो आप ग्रुप से क्राउड में चेंज हो जाते हो। तो उसकी वजह से जो ये आइसोलेशन का सेंस है, ये जो हटने का, पृथक होने का, अलग होने का सेंस है, ये साइकोलॉजिकल बहुत सारी चीजों को अंदर ही अंदर चेंज कर देता है। तो ऐसा सिचुएशन को प्रेजेंट करा है टीएस एलियट के अंदर, जहां पर लोग हैं वो स्पिरिचुअली भी ड्रेन्ड हो गए हैं और वो सोसाइटी वाइज भी अपने आप को बिल्कुल अलग थलग पाते हैं। तो दोस्तों यहां मैं आपको एक चीज स्पेशल बताना चाहूंगा। खैर ये तो एक इंफॉर्मेशन हो गई कि फर्स्ट टाइम इट वाज पब्लिश्ड इन एन avant-garde magazine Blast। Now avant-garde, this is फ्रेंच टर्म और मिलिट्री से ली गई ये टर्मिनोलॉजी है। avant-garde का मतलब हमारे इंडिया के अंदर और स्पेशली राजस्थान के कॉन्सेप्ट में एक टर्म बोली जाती है, हरावल दस्ता। हरावल दस्ता आर्मी का वो पार्ट होता है जो सबसे आगे फ्रंट पर रहता है। इसी तरह से avant-garde एक वो मिलिट्री यूनिट होती है जो किसी भी अटैक में पहले आगे रहती है। नाउ ऑब्वियसली वो इनोवेटिव होती है, कहने या जो मेटाफोरिकल इसका मीनिंग है कि वो नए वेज को एक्सप्लोर करती है और आने वाले लोग उसको फॉलो करते हैं। तो लिटरेचर के अंदर या आर्ट्स का जो वर्ल्ड है उसके अंदर avant-garde का मतलब होता है बिफोर टाइम, समय से पहले लोग जो रहते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक avant-garde मैगजीन है ब्लास्ट, 1915 में ये पब्लिश हुई और देन इट वाज इंक्लूडेड इन एलियट्स फर्स्ट कलेक्शन प्रूफोक एंड अदर ऑब्जर्वेशन इन 1917। तो ये तो हुई हिस्ट्री अबाउट कब ये पोएम पब्लिश हुई थी और कैसे ये फर्स्ट कलेक्शन में इंक्लूड हुई। अब हम बात करते हैं इस टाइटल का मीनिंग क्या है, प्रिल्यूड्स का। The title actually refers to a technical term taken from the field of music। जो क्लासिकल म्यूजिक होता है, जब एक म्यूजिशियन अपना कंसर्ट करता है, अपना प्रेजेंटेशन करता है, तो बिफोर द मेन परफॉर्मेंस वो जितनी भी मेजर ट्यून्स जो उस पर्टिकुलर हार्मनीज जो वो प्रेजेंट करेगा उस प्रोग्राम के अंदर, उनका एक सैंपल वो प्ले कर कर
ऑडियंस को एक तरह से आइडिया दे देता है कि दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू हैव ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस। तो ये जो इनिशियल शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है इसी को प्रिल्यूड कहा जाता है। A prelude in music is a short piece that serves as an introduction to another, usually larger musical work. तो एक तरह का आप ये समझ सकते हो कि prelude जो बेसिकली है वो वर्क इस ढंग से करता है कि आपको एक लार्जर थीम का, लार्जर पीस का पहले से एक हल्का सा इंट्रोडक्शन देता है कि इस टाइप से चीज करनी चाहिए। तो यहां पर जो प्रिल्यूड का मीनिंग है, जो इस प्रिल्यूड्स, जो 4 प्रिल्यूड्स हैं, दे सीम टू सजेस्ट दैट इट इज जस्ट अ पीक, ये केवल छोटी सी झलक है इन द ग्रेटर एपिसोड्स ऑफ मॉडर्न अर्बन लाइफ। अर्बन लाइफ, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ हम सेटिंग देखेंगे, यहाँ पर हम प्रोटैगोनिस्ट जो इनमें हैं अगर हैं तो वो सब अर्बन सेटिंग के अंदर हैं। जो भी टोटल सेटिंग है, किस तरह के एडजेक्टिव्स यूज करे गए हैं, वो किस तरह से सिटी लाइफ या अर्बन लाइफ से जुड़े हुए हैं, उनको नोटिस करना बहुत जरूरी है। तो इलियट ये नहीं कह रहे हैं कि मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक डिटेल्ड पिक्चर आपको दे रहा हूं जो वेस्टलैंड के अंदर वो देते हैं, उसकी बजाय वो हल्की सी एक झलक देते हैं। इजी टर्म में हम ऐसे समझ सकते हैं कि मूवी से पहले का ट्रेलर है जिसके अंदर आपको आइडिया लग जाता है कि मूवी क्या होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम पहले प्रिल्यूड। 4 प्रिल्यूड्स हैं, तो पहले प्रिल्यूड से, और जो फर्स्ट 4 लाइंस हैं काफी कुछ हमें आइडिया दे देता है। आपको 2-3 चीजें यहां पर ध्यान रखनी है जब इस पोएम को पढ़ेंगे। किस सीजन की बात हो रही है, किस डे टाइम की बात हो रही है, इन सब का मेटाफोरिकल मीनिंग भी है। The winter evening settles down with the smell of sticks in passageways. 6 o'clock, the burnt out ends of smoky days. फर्स्ट 4 लाइन्स। सबसे पहली जो लाइन है, इट स्टैंड्स आउट। बाकी की लाइंस के कंपैरिजन में विंटर इवनिंग, अ कोजी टाइम, जब सब लोग अलाव के पास, आग के पास बैठ जाते हैं, सेटल्स डाउन, अ सेंस ऑफ सेटलिंग, रिलैक्स, काम, कंपोजर, जो एक टिपिकल रोमांटिक ओपनिंग होती है कि बिल्कुल सेटल डाउन हो गया, देयर इज नो रफलिंग, कोई विंड नहीं है। सो इट्स अ वेरी ओपनिंग जो प्रॉमिस करती है कि इट इज गोइंग टू बी, जैसे कॉलिंस ने ओ टू इवनिंग लिखा है, इट्स गोइंग टू बी अ पोएम अबाउट अ वेरी कोजी एटमॉस्फेयर। बट लुक एट द नेक्स्ट लाइन, स्मेल ऑफ स्टिक्स इन पैसेजवेज। ऑलिफैक्टरी इमेज जो रिलेटेड विद स्मेल है। स्मेल किसकी है? स्टिक्स। स्टिक्स इट्स अ, वी कैन से, जो मीट है उसका पका हुआ एक स्टिक है जो स्टिक के ऊपर लगाकर, और उसकी स्मेल। पैसेजवेज, पैसेजवेज छोटे छोटे जो, जिनको हम गली कह सकते हैं, गलियों के अंदर, इट्स इवनिंग टाइम, तो वहां से ऑब्वियसली कुकिंग ऑफ द मील इज गोइंग ऑन, और उसकी स्मेल गलियों के अंदर भरी हुई है। देन अ मैकेनिकल टाइम, लुक एट दिस इज नॉट, इट इज नेचुरल टाइम, इट इज नॉट मैन मेड, ये नेचुरल टाइम फ्रेम्स है। विंटर एक सीजन नेचुरल, इवनिंग पार्ट ऑफ डे नेचुरल, बट 6 o'clock इट इज मैन मेड। जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए कोई घड़ी नहीं होती, घड़ी होती है मनुष्यों के लिए, स्पेशली दोज लिविंग इन अर्बन सेटिंग। 6 o'clock, the burnt out ends of smoky days. A metaphor, a very significant metaphor. एक ऐसा मेटाफर जो क्लियर कर देता है कि अर्बन सिटी लाइफ के लिए इवनिंग कैसे काम करती है। जो मेटाफर यूज करा गया है वो एक सिगरेट की इमेज से लिया गया है। एक सिगरेट के अंदर बेसिकली आगे का एक पोर्शन होता है जिसके अंदर टोबैको होता है, और लास्ट का एक स्टब होता है जो इट इज यूज्ड फॉर पिकिंग इट अप, जो इसको होल्ड करने के लिए काम में आता है। अ पर्सन व्हेन ही और शी स्मोक्स, पूरा जो वो फ्रंट पार्ट होता है वो इनहेल करता रहता है, वो बर्न होता चला जाता है और स्मोक निकलता रहता है। जो लास्ट में जो रह जाता है, इट इज द स्टब,
जो एक यूजलेस मीनिंगलेस चीज होती है जिसको इस तरह से मसल कर और फेंक दिया जाता है। तो बर्न्ट आउट एंड्स, अ डे इज लाइक अ सिगरेट, पूरा जो दिन है यू कैन कंपेयर इट विद अ सिगरेट। ये जो डे की मॉर्निंग है और ये जो डे का एंड है, बर्न्ट आउट, ये पूरा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। और अब लास्ट में क्या रह गया है, एंड्स, विच इज मीनिंगलेस, स्मोकी डेज। अब ये देखिए, ये भी स्मोक है, यहां से निकलने वाला वो भी स्मोक है, और मेटाफरिकली स्मोकी डेज, ये स्मोक हो सकता है इंडस्ट्रीज की चिमनी से निकले हुआ धुआं, पॉल्यूशन हो सकता है, ये स्मोकी हो सकता है बिकॉज विंटर इवनिंग है तो स्मोक हो सकता है, ये स्मोकी हो सकता है नथिंग इज क्लियर इन फ्रंट ऑफ योर आईज, सब कुछ हेजी है, तो कोई भी चीज हो सकती है। डेज क्या है, स्मोकी है, दे आर अनक्लियर, दे आर नॉट, जिसको हम कहते हैं नॉट इंड्यूसिव टू हेल्थ, हमारे लिए अच्छे नहीं है। तो वापस से मैं आपको बताना चाहूंगा, सेटल्स डाउन, इट इंडिकेट्स अ कामनेस, अ नेचुरल काइंड ऑफ थिंग। साथ में आप देखिए स्पीक्स, जैसे ही हम, जैसे अगर आप बात करें इसके बाद किसी फास्ट फूड की बात करें, तो अचानक आप कहां से, नेचुरल सेटिंग से अर्बन सेटिंग में आ जाते हो। ठीक उसी तरह से विंटर इवनिंग से जैसे ही आप स्मेल ऑफ स्टीक्स पर आते हो, देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम नेचुरल टू द अर्बन, टू द अर्बन एरिया। अर्बन से भी नेक्स्ट स्टेप पर आते हो, मैकेनिकल हो जाते हो। और देखिए किस तरह से कंप्लीट लाइंस और उसके बीच में एक छोटा सा फ्रेज, 6 o'clock, नो इंफॉर्मेशन। 6 o'clock विदाउट इंफॉर्मेशन का मतलब ही क्या है, इट्स, ये आगे भी आएगी बात, सबके लिए एक मशीन की तरह, घड़ी की तरह काम कर रहा है। एंड देन अ मेटाफर, मेटाफर जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया किस तरह से काम कर रहा है। एक और यहां पर हम टेक्निकल चीज देखेंगे इस पोएम के अंदर, किस तरह से ये देखिए बर्न्ट आउट एंड्स, यहां पर जो यूज किया गया है बर्न्ट आउट एंड्स, वो स्टार्टिंग है किस चीज को बताने की, ट्रैश को बताने की। जैसे सिगरेट का वो बचा हुआ स्टब एक ट्रैश होता है, एक बेसिकली वेस्टेज होता है। हम पोएम में लगातार रेफरेंसेस देखेंगे कि सिटी और अर्बन लाइफ इज फुल ऑफ सच ट्रैश और यूजलेस थिंग्स। साथ ही में इस पूरी 4 लाइन्स के अंदर देयर इज रिकरेंस ऑफ वन पर्टिकुलर साउंड। इफ यू लुक एट दिस, ये देखिए सर, लगातार कंटिन्यूअस, लगातार मैंने उसको हाईलाइट कर रखा है, सिबिलेंस, सिबिलेंस इज द रिपीटिशन ऑफ साउंड। एक आइडिया हिसिंग, जस्ट लाइक कोई ओपनली बोलने को तैयार नहीं है, एक बिल्कुल हिसिंग टाइप से चल रहा है। तो ये सारी चीजें फर्स्ट 4 लाइंस प्रिपेयर अस व्हाट वी आर गोइंग टू विटनेस इन नेक्स्ट 4 लाइंस। And now a gusty shower wraps the grimy scraps of withered leaves about your feet and newspapers from vacant lots. बहुत सारे ऐसे इसके अंदर एडजेक्टिव्स हैं, नाउन्स हैं, जो हमें उस ट्रैश, उस ड्रैबनेस, उस गंदगी की तरफ लेते हैं। देयर इज अ गस्टी शावर, देखिए ये कोई नेचुरल शावर नहीं है, इट्स अ गस्टी शावर, पावरफुल शावर है। वो आपको कोई प्लेजर नहीं देता है सिटी के अंदर, अर्बन स्पेस के अंदर। रैप्स द ग्राइमी स्क्रैप्स, सेकंड ऐसा नाउन जो वेस्टेज को, जो कचरे की तरफ, जो ट्रैश की तरफ देता है। ग्राइमी इज विच इज अगली, अनक्लीन। तो हवा का जो, बारिश और हवा का मिक्स झोंका है, ऑब्वियसली सिटी स्पेस के अंदर हर तरफ उड़ते हुए कागज है, गंदगी है, खाने लेफ्ट ओवर फूड है, वो उड़ उड़ कर आते हैं और आपके पांव की तरफ। विदर्ड लीव्स, लीव्स ग्रीन नहीं है, लीव्स जो सुंदर और हेल्दी और कलरफुल होती है उसकी बजाय वो विदर्ड हैं, पेड़ों से टूट कर गिरी हुई हैं, अबाउट योर फीट। सेकेंड पर्सन, यहां पर ना तो प्रोटैगोनिस्ट की बात हो रही है, ना
एक सामने पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं है, तो इट इज, हम समझ सकते हैं कि नरेटर इज एन omniscient काइंड ऑफ पर्सन, वो देख रहा है व्हाट इज हैपनिंग टू द पीपल. एंड न्यूज़पेपर्स फ्रॉम वैकेंट लॉट्स. वैकेंट लॉट्स का मतलब होता है वो प्लेसेस जो अभी तक डेवलप नहीं है, रियल एस्टेट्स, जमीन के वो टुकड़े जो अभी खाली पड़े हैं. क्योंकि देखिए विलेज के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं होती, या तो वहां पर कुछ ना कुछ एग्रीकल्चरल या रिलेटेड विद एनिमल्स या फिर कुछ एक्टिविटी चलती रहती है. लेकिन शहर के अंदर 10 मकान बने हुए, बीच में एक प्लॉट अभी भी क्या है, अनकंस्ट्रक्टेड है, वो वैकेंट लॉट कहलाएगा. आप अपने आसपास भी देख सकते हैं कि वो एक वेस्टेज का पूरा वहां पर डंपेज स्टार्ट हो जाता है. अब आप एक कंपैरिजन और देखिए, एक तरफ विदर्ड लीव्स हैं, ये तो आपको विलेज लाइफ में भी मिल जाएंगी, वो एक साइकिल है नेचर की, ठीक है, उसके अंदर आना है. लेकिन न्यूज़पेपर्स उन्हीं लीव्स के साथ है. न्यूज़पेपर जो पुराने हो चुके हैं, सुबह वो फ्रेश था, काम का था. जिस तरह से सिगरेट कंप्लीट थी, जिस तरह से सिगरेट का स्टब फेंक दिया जाता है, उसी तरह से न्यूज़पेपर को पढ़ा और फेंक दिया. अब जब भी एक गस्टी शावर आता है, वो अपने साथ इन सब चीजों को उड़ाता है और आपके पांव की तरफ, चारों तरफ आता है. सो ट्रैश, स्क्रैप, स्क्रैप को आप डेथ से भी जोड़ सकते हो, जो वापस से मॉडर्न लाइफ के अंदर एक फीचर है. क्योंकि स्क्रैप का एक सेंस होता है जो बोन्स, एनिमल की बॉडी जब डिके हो जाती है तब अपन उनको भी बोलते हैं. फिर उसके बाद योर फीट में हमने एक फिगर ऑफ स्पीच यूज करी है, सिनेक्डिकी. हम फिगर्स ऑफ स्पीच में पढ़ भी चुके हैं. सिनेक्डिकी के अंदर वी यूज पार्ट ऑफ समथिंग टू टॉक अबाउट द होल, और इसका रिवर्स भी कर सकते हैं. लेकिन इस पूरी पोएम के अंदर एलियट एक दो जगहों को छोड़कर कहीं पर भी इंडिविजुअल की बात नहीं करता. वो आईज की बात करता है, वो फीट की बात करता है, हैंड की बात करता है, क्योंकि फ्रेगमेंटरी नेचर, कुछ भी कंप्लीट नहीं है सिटी लाइफ के अंदर. तो ह्यूमन बींग्स भी कंप्लीट नहीं है. तो हर जगह हम देखेंगे योर फीट. ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, लेकिन यहां पर यूज किया गया फीट के लिए. साथ ही न्यूज़पेपर्स फ्रॉम वैकेंट लॉट, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. यूजलेसनेस, जैसे वो सिगरेट की स्टब एंड किए, ठीक उसी तरह से वो न्यूज़पेपर्स जो अपनी यूजलेसनेस को, जो अपनी यूटिलिटी खत्म कर चुके हैं. The showers beat on broken blinds and chimney pots, and at the corner of the street, a lonely cab horse steams and stamps, and then the lighting of the lamps. देखिए, एक मैं आपको बड़ी मजेदार यहां बात बताऊं. दिखने में ऐसा लगता है कि दिस पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स, जिसके अंदर कोई राइम स्कीम नहीं होती. बट इफ यू लुक एट, केयरफुली लुक एट दीज लाइंस, जगह जगह एलियट ने कपलेट्स का यूज करा है. हमने रैप्स और स्क्रैप्स देखा था, स्टैम्प्स और लैम्प्स, बीट और स्ट्रीट. तो एक किसी तरह से ये भी शो कर रहे हैं कि देयर इज नो रेगुलरिटी इन दिस अर्बन लाइफ. कहीं पर ऐसा लगता है रेगुलरिटी और वही चेंज हो जाती है. अब देखिए, द शावर्स बीट ऑन ब्रोकन ब्लाइंड्स. ब्रोकन ब्लाइंड्स, ब्यूटीफुल इमेज. ब्लाइंड्स होते हैं वो कर्टेन्स, मैकेनिकल कर्टेन्स जो विंडोज पर होते हैं, लेकिन वो ब्लाइंड्स भी कैसे हैं, ब्रोकन. बिकॉज वही बात जैसे सिगरेट के अंदर हम दे चुके, स्टब, न्यूज़पेपर में ब्लाइंड्स भी ब्रोकन है. तो इट्स ऑक्सीमोरन. आप ब्लाइंड्स का यूज क्यों करते हो? टू शेल्टर योर सेल्फ फ्रॉम सनलाइट और फ्रॉम पीपिंग आईज, लोग आपकी तरफ ना देखें. लेकिन अगर ब्लाइंड ब्रोकन हो गए तो वो है भी, लेकिन वो अपनी उपयोगिता नहीं यूज कर पा रहे, मतलब उनका कोई यूज नहीं है. एंड चिमनी पॉट्स, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और हमारे यहाँ भी पहले घरों के ऊपर एक लंबा सा इस तरह से पिलर होता था, हॉलो, जिसमें नीचे से निकलने वाला जितना भी धुआं है, जो चाहे किचन का हो चाहे फायर प्लेस का हो, वो उसके ऊपर निकल जाता था. उसके ऊपर ही ऊपर इस तरह से एक पॉट शेप होता था. नाउ द शावर्स, जो रेन ड्रॉप्स हैं, बीट, इट्स लाइक ड्रम ऑन ब्रोकन ब्लाइंड्स बिकॉज दे आर मेड ऑफ प्लास्टिक, नॉट ऑफ द क्लॉथ. प्लास्टिक के ऊपर बूंदों की जो टप 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 आवाज है,
एंड चिमनी पॉट्स। तो ये जो एलिट्रेशन का इफेक्ट आप यहां पर देख सकते हो, बीट, ब्रोकन और ब्लाइंड्स के अंदर, इवन हाफ आप पॉट्स में भी, क्योंकि दोनों जो हैं वो प्लॉजिव साउंड्स हैं। एंड एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, नाउ हम पहुंच गए हैं एक स्ट्रीट, क्योंकि 6 o'clock के बाद का टाइम है, इट्स ऑलमोस्ट नाइट होने वाली है, डे जो है उसकी लाइट कम होती जा रही है। अ लोनली कैब हॉर्स स्टीम्स एंड स्टैम्प्स। लुक एट दी, जैसे यहां ब्रोकन है, लुक एट दी एडजेक्टिव लोनली, कैसे नेगेटिव एडजेक्टिव्स का यूज किया जा रहा है। अगर ब्लाइंड्स है तो ब्रोकन है, अगर कैब हॉर्स है तो लोनली है। हॉर्स है, लेकिन हॉर्स कैसा है, कैब हॉर्स है, मतलब वो हॉर्स जो किसी बग्गी से जुड़ा हुआ है। पुराने टाइम में जैसे हमारे यहाँ भी घोड़ा गाड़ी जिसको हम बोलते थे, वो भी लोनली खड़ा हुआ है। ये लोनलीनेस हम यूज कर रहे हैं, ह्यूमन लोनलीनेस, आइसोलेशन को मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लोनली कैब हॉर्स स्टीम्स एंड स्टैम्प्स। स्टैम्प का मतलब होता है फुट को जमीन पर पटक रहा है। स्टीम्स, स्टीम्स देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग यहां पर उन्होंने वर्ब यूज करा है एलियट में। ये स्टीम इस वजह से भी हो सकती है कि बारिश गिरी है तो धरती में से स्टीम निकल रही है, फॉगीनेस है, वो स्टीम हो सकती है। ये स्टीम इस वजह से हो सकती है फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज बीइंग लोनली, वो अपने साथियों से बिल्कुल अलग है। आइदर इट इज हॉर्स और द कैब ड्राइवर, वो बिल्कुल अलग है, तो स्टीम उसकी फ्रस्ट्रेशन को शो कर रहा है। एंड देन द लाइटिंग ऑफ द लैम्प्स, देयर इज अ ग्लिमर ऑफ होप कि इतनी बारिश, इतनी गंदगी, इसके अंधेरे के बाद लाइटिंग ऑफ द लैम्प्स, आर्टिफिशियल लैम्प्स। ठीक है, पहले क्या होता था, डे लाइट वॉज फॉर वर्क एंड आफ्टर डे लाइट इट वॉज ऑल रेस्ट। बट जब हमने आर्टिफिशियल लाइट को इन्वेंट कर लिया तो उसके बाद चेंज होता गया पैटर्न। हम 6 की बजाय 7, 8, 9, 10 बजे तक भी काम करते हैं। लाइटिंग ऑफ द लैम्प्स ये भी बता सकता है आर्टिफिशियलिटी ऑफ लाइफ को कैरी कर रहे हैं, और साथ ही वो ये भी बता सकता है कि किस तरह से जो हमारी लाइफ के अंदर चेंज आ गया है, चेंज आ सकता है। लाइटिंग ऑफ द लैंप्स एक ग्लिमर ऑफ होप है, शायद अंधेरा दूर हो। ये हमने देख लिया एलिट्रेशन, लोनली, लाइटिंग, लैंप्स, इनके अंदर एलिट्रेशन का यूज किया गया है। सेकंड जब प्रिल्यूड स्टार्ट होता है, देखिए फर्स्ट प्रिल्यूड हमने इवनिंग पे खत्म करा, सेकंड स्टार्ट होता है मॉर्निंग पर, नाइट का भी कोई रेफरेंस नहीं आया। अब सेकंड के अंदर देखते हैं क्या वो जो लाइटिंग ऑफ द लैंप्स थी वो यूजफुल रही। द मॉर्निंग कम्स टू कॉन्शियसनेस of faint stale smells of beer from the sawdust trampled street with all its muddy feet that press to early coffee stands. Once again, the morning comes to consciousness. It's not the people, it's the morning. कॉन्शियसनेस मतलब ऐसा लगता है कि इवनिंग से लेकर और पूरी नाइट तक देयर वाज अ काइंड ऑफ स्टूपर, अनकॉन्शियसनेस थी। तो मॉर्निंग जब आती है उसको कॉन्शियसनेस अवेक होती है। लोग अभी भी शायद नशे में हैं, सो रहे हैं, जो आगे अपने को पता चलेगा, लेकिन मॉर्निंग आती है। लेकिन किसके साथ आती है? फेंट स्टेल स्मेल्स ऑफ बियर। देखिए फर्स्ट हमने देखा था स्मेल ऑफ स्टीक्स, अब किसकी स्मेल है? स्टेल। एक और एडजेक्टिव जो हमें बताता है बासी या अननेचुरल। और फेंट ये इशारा करता है कि जो नाइट का ड्यूरेशन था इट वाज नॉट सपोज टू बी, जो माना गया था कि ये आपको रिलैक्स करेगा, बजाय उसके इट वाज स्पेंट इन ड्रिंकिंग। तो वो जो स्टेल, स्टेल का मतलब जो अब फ्रेश नहीं है। देखिए कभी मॉर्निंग के साथ जुड़ा हुआ था फ्रेशनेस, स्मेल ऑफ फ्लावर्स एंड साउंड ऑफ बर्ड सिंगिंग, उसका भी रेफरेंस आएगा। लेकिन अब मॉर्निंग इस सिटी लाइफ के अंदर किनसे भरी हुई है? स्टेल स्मेल्स ऑफ बियर फ्रॉम द सॉडस्ट ट्रेम्पल्ड स्ट्रीट। ब्यूटिफुल लाइन। सॉडस्ट होता है लकड़ी का बुरादा,
किसी भी कारपेंटर के यहाँ काम चल रहा है तो उससे वो डस्ट जो क्रिएट होती है चलने से, मशीन चलने से, जो लकड़ी का बुरादा होता है, क्योंकि रात को तेज शावर आया था, क्योंकि जो स्ट्रीट्स है उसमें जगह जगह पुडल्स ऑफ वाटर है, उसको सोखने के लिए, सोख करने के लिए सब पर क्या डाली हुई है? सॉ डस्ट डाली हुई है। ट्रैम्पल्ड, ट्रैम्पल्ड का मतलब जिसके ऊपर ट्रैम्पल किया जा रहा है, चला जा रहा है, जिसको कुचला जा रहा है, स्ट्रीट। नाउ स्ट्रीट, सॉ डस्ट ट्रैम्पल्ड स्ट्रीट, वो स्ट्रीट जिसके ऊपर लकड़ी का बुरादा उस बचे हुए पानी को सोख करने के लिए डाला हुआ था, उसके ऊपर ट्रैम्पल किया गया है, तेजी से बढ़ते हुए कदम है, विद ऑल इट्स मडी फीट। वापिस से आप देख सकते हैं सिनेक्डिकी का एग्जाम्पल। यहां पर पहले हमने देखा था किस तरह से एग्जाम्पल किया गया था उसका यार, जिसके अंदर उन्होंने फर्स्ट यूज करा था, आई जस्ट फॉरगेट, बट सिनेक्डिकी का एग्जाम्पल था। सिमिलरली या विद ऑल इट्स मडी फीट, क्योंकि बारिश हुई है तो मड से भरे हुए फीट दैट प्रेस टू अर्ली कॉफी स्टैंड्स, सबके सब प्रेस कर रहे हैं, मतलब बाय फोर्स नॉट बाय इंस्टिंक्ट, अर्ली कॉफी स्टैंड्स। सोचिए आप, अर्ली कॉफी स्टैंड से क्या मतलब हो सकता है? दोस्तों, अर्ली कॉफी स्टैंड से एलियट बताना चाह रहे हैं कि उनका एक फिक्स रूटीन है। नाइट को उन्होंने ड्रिंक करा, लेकिन मॉर्निंग में उन्हें अपने ऑफिस जाना है, और ऑफिस जाने के लिए उनको अपना हैंगओवर खत्म करना है, तो उसके लिए जो अर्लीस्ट कॉफी स्टैंड्स, शॉप्स खुली हुई हैं, वहां जा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, बाय फोर्स अपने आप को पुश कर रहे हैं कि जाएं, कॉफी पिएं। मॉर्निंग कॉन्शियसनेस में आ गई है, वो अभी तक नहीं आए हैं, और ताकि वो अपना डेली मैकेनिकल रूटीन स्टार्ट कर सकें। तो मॉर्निंग का पर्सोनिफिकेशन किया गया है यहां पर। स्टेल स्मेल्स ऑफ बियर, लगातार आप देख सकते हो, एलिट्रेशन है, ये बताने की जरूरत नहीं है। सिबिलेंस, जैसे फर्स्ट पार्ट में 4 लाइंस में था, कंटिन्यूस चल रहा है। With the other masquerades, that time resumes. One think of all the hands that are raising dingy shades in 1,000 furnished rooms. अब और भी क्लियर टी.एस. एलियट बताता है मैकेनिकल जो लाइफ है। With the other masquerades, it's a very important word here. Masquerade is a type of ball. Ball is a formal dance, जिसके अंदर हम अपने फेस के ऊपर एक मास्क लगाते हैं एंड देन वी डांस। इट इज अ काइंड ऑफ अ फॉर्मल डांस। तो मैस्क्यूरेड का जो मेटाफर है, इसका मतलब हमारा जो पर्सनल लाइफ है और पब्लिक पर्सोना है, उसके अंदर एक मास्क लगा है। व्हाट वी आर एक्चुअली वी डोंट शो, हम उसके ऊपर एक मास्क लगाते हैं पूरे दिन। ऑफिस में अलग मास्क, इवन घर में भी एक मास्क लगाते हैं, इवन हम कहीं और जाते हैं तो वी वियर different mask. With the other masquerades, that time resumes according to time, जिनको हम चेंज करते रहते हैं, ये अभी ये वाला मास्क है, अब ये वाला मास्क है। तो वो जो masquerade चल रहा है, one thinks of all the hands, जब आप इन लोगों को देखते हो आते हुए जाते हुए, तो thinks of all the hands, आप सोचते हो किस तरह से एग्जैक्टली 8 या 9 बजे हैं, that are raising dingy shades। पहले आया था ब्रोकन ब्लाइंड्स, अब शेड्स, शेड्स वंस अगेन कर्टेन्स, जो कैसे हैं? डिंजी, अनक्लीन, डर्टी, उनको इन 1,000 फर्निश्ड रूम्स। सुबह 7 बज गए, 8 बज गए, मैस्क्यूरेड का टाइम हो गया। रात को आप नाइट के अंदर आप ड्रिंक कर रहे थे, हंस रहे थे, बोल रहे थे, बॉडी या वल्गर लैंग्वेज यूज कर रहे थे, अचानक आप क्या हो गए हो? सिविलाइज्ड पर्सन हो गए हो अपने छोटे से अपार्टमेंट में। 1,000 फर्निश्ड रूम्स, फर्निश, आपको बिल्डर ने फिक्स पैटर्न, कलर, ये फर्नीचर, ये 1 2 3 जितनी भी स्टोरीज हैं, उन सब स्टोरीज के अंदर सेम बिल्कुल फर्निश्ड रूम्स हैं, सेम डायरेक्शन में सेम कर्टेन्स लगे हुए हैं जो गंदे हो चुके हैं, और सबके सब लोग एक साथ 8-9 बजे उन शेड्स को रेज कर रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक अ मशीन वर्क्स, जिस तरह से एक मशीन काम करती है। आप एक, जैसे एक फोटोकॉपियर मशीन है, अगर आपने अलग अलग रूम्स के अंदर अलग अलग फोटोकॉपी मशीन लगा रखी है, उनमें एक ही पेज को आप प्रेस करेंगे बटन फोटो का, कॉपी का, तो सेम प्रिंट निकल कर आएगा।
लेकिन अगर आप 10 लोगों को बैठा के कहोगे कि इस पेज की कॉपी करो तो सबकी हैंड राइटिंग अलग होगी। दैट इज इंडिविजुअल एफर्ट एंड सेकेंड इज मशीन एफर्ट। हमारी ये लाइफ अगर हम सब विलेज में कम्युनिटी लाइफ में जी रहे होते, सबके घर अलग होते, सबका उठने का बैठने का सोने का जागने का शेड्यूल अलग होता, सबके घरों की बनावट सजावट अलग होती, तो ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्ट एक ही टाइम पर 8 या 9 बजे सबके सब इस तरह से। अब वापिस से देख सकते हैं ऑल द हैंड्स, अभी मडी फीट देखा था, ऑल द हैंड्स, कहीं पर भी पर्सन की बजाय हम लगातार बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ बॉडीज की बात कर रहे हैं। तो मैस्क्यूरेट बताता है आर्टिफिशियलिटी को। हैंड्स वापस से सिनेक्डेकी का एग्जांपल हो गया जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा 1000 फर्निश्ड रूम्स, मैंने आपको बता ही दिया किस तरह से ये बात कर रहा है कि दिस इज एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल लाइफ। थर्ड प्रिल्यूड जो स्टार्ट होता है वो एक अल्यूजन के साथ स्टार्ट होता है। एन अल्यूजन इज रेफरेंस टू सम अदर वर्क। देखिए इस पॉइंट में तो बहुत कम एग्जांपल है। टी.एस. एलियट की अगर द वेस्टलैंड हम पढ़ने बैठ जाएं अराउंड अबाउट 422 लाइंस, तो आपको इतने, आप पूरे वेस्टर्न लिटरेचर का एक तरह से एक सर्वे कर सकते हैं। तो इट्स वन ऑफ द कॉमन ट्रोप यूज बाय टी.एस. एलियट। अब फर्स्ट टाइम एक सिंगल पर्सन हमारे पास इंडिविजुअल आता है एंड जैसा हम रेफरेंस इन लाइन से लेंगे, एलियट या स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट अ प्रोस्टिट्यूट। You tossed a blanket from the bed, you lay upon your back and waited, you dozed and watched the night revealing the 1,000 sordid images of which your soul was constituted, they flickered against the ceiling. फ्रांस के राइटर बूबू दे मोंतपार्नेसे का लिखा का वर्क है। राइटर तो है चार्ल्स लुई फिलिप और उनका लिखा हुआ नॉवल है बूबू दे मोंतपार्नेसे। इस नॉवल में एक प्रोस्टिट्यूट को डिस्क्राइब किया गया है जो एज ऑफ बेड के ऊपर बैठी हुई है। वही का वही रेफरेंस एलियट ने लिया है एक एग्जाम्पल स्पेसिमेन देने के लिए अर्बन लाइफ एग्जिस्टेंस का। यू टॉस्ड अ ब्लैंकेट फ्रॉम द बेड, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या किसी भी वजह से टॉस करते हैं, उछालते हैं। यू ले अपॉन योर बैक, अपनी पीठ के बल लेटते हैं। एंड वेटेड, इट इज स्लीपलेस नाइट, नींद नहीं आ रही है। यू आर वेटेड, यू आर वेटिंग फॉर स्लीप टू कम। यू डोज्ड, बीच में आंखें बंद होती हैं। आंखें बंद होते ही वॉच्ड द नाइट, ये जो हमने इवनिंग से मॉर्निंग पहुंच गए ना, तो ये जो नाइट है वो अब हमारे सामने आ रही है। द नाइट रिवीलिंग द 1,000 सॉर्डेड इमेजेस। देखिए एक पर्सन बैक पे लेटा हुआ है तो ऑब्वियसली वो सीलिंग की तरफ देख रहा है। तो सीलिंग इज लाइक अ पर्दा, जिस तरह से एक मूवी का पर्दा होता है उस तरह से, और आंखें बंद होते ही एक इमेज का एक फ्लिकर होने लगता है, जैसे एक मूवी की रील बाय रील चलती है। तो 1,000 सॉर्डेड इमेजेस, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द डे एंड द इवनिंग एंड द नाइट, वो उसकी आंखों के सामने एक रील की तरह, एक सिनेमा की तरह अनफोल्ड होती है, ऑफ विच योर सोल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। दिस इज द लाइफ। ये जो इमेजेस हैं जो सॉर्डेड है, वंस अगेन डर्टी, जो बता रही हैं करप्शन, मॉरल करप्शन को, यही बेसिकली सोल, यही उसका बीइंग है, यही उसका एग्जिस्टेंस है। दे फ्लिकर्ड अगेंस्ट द सीलिंग, एक मूवी की तरह आंखों के सामने गुजर रही है कि मैंने ऐसा ऐसा किया, मुझे ये करना पड़ा। दीज ऑल आर, वो बिल्कुल आइसोलेटेड एक्सपीरियंस है उसका, उसको अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए ये सब काम करना पड़ता है। बट दिस शोज कि किस तरह से वो फील करती है। ना उसके पास नींद है, ना उसके पास कंफर्ट है, वो सिर्फ लेटी हुई है और आंखें बंद भी करती है तो सीलिंग एक एक कर्टेन हो जाता है जिस पर वो सारी इन इमेजेस को देखती है। जब हम किसी एक वर्ड को किसी एक पोजीशन पे लाइन आफ्टर लाइन रिपीट करते हैं, दैट डिवाइस इज नोन एज एनाफोरा। जैसे फर्स्ट 3 लाइंस यू 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 से स्टार्ट होती है।
एंड व्हेन ऑल द वर्ल्ड केम बैक, आगे कंटिन्यू है थर्ड प्रिल्यूड, एंड द लाइट crept up between the shutters and you heard the sparrows in the gutters, you had such a vision of the street as the street hardly understands. वापिस से जैसे मैंने आपको बताया था कई बार राइम्स काम कर रही हैं इसके अंदर, तो कंटिन्यू करें। वापिस से देखिए एनाफोरा का यूज, एंड वहां पर यू फिर एंड एंड व्हेन ऑल द वर्ल्ड केम बैक, पूरी नाइट इस तरह से जब बीत जाती है विदाउट प्रॉपर स्लीप, वर्ल्ड केम बैक, उस समय मॉर्निंग केम टू कॉन्शियसनेस। अब वर्ल्डलीनेस अब नेचुरल नहीं है, वर्ल्ड मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड जो डिमांड करता है कि रेज अप, डू योर ड्यूटीज, एंड द लाइट क्रेप्ट अप बिटवीन द शटर्स। थर्ड टाइम एक कर्टेन का रेफरेंस दिया गया है। पहले हमने करा ब्लाइंड्स का, देखा हमने, फिर हमने देखा डिंजी शेड्स का, और अब हम बात करें शटर। आप जानते हैं दुकानों के आगे शटर्स लगे होते हैं, इसी तरह से विंडो में भी शटर्स, लेकिन वो भी क्या है, बिटवीन, उनके बीच में स्पेसेस है, लाइट जो है उसमें से पास हो रही है। एंड यू हर्ड द स्पैरोज इन द गटर्स, बहुत ही जबरदस्त इवोकेटिव इमेज है। स्पैरोज दिख तो रही नहीं है क्योंकि यू आर इन अ वेरी वी कैन से अर्बन स्पेस, जहां पर केवल बिल्डिंग से बिल्डिंग्स आपको आंख खोलने पर दिखाई देती हैं, तो दिखनी तो दूर की बात है, बट स्टिल यू हर्ड। लेकिन वो स्पैरोज कहां पर हैं, इन द गटर्स। स्पैरोज के लिए कोई नेचुरल लैंडस्केप नहीं बचा है, कोई ट्री, कोई श्रब नहीं बची है जहां पर वो अपना नेस्ट बना सकें। गटर्स जो ह्यूमन एक्टिविटी से परे हैं, वहां पर उन्होंने अपने घोंसले बना रखे हैं, वहां से उनका जो रूटीन है वो कोशिश कर रही है कि सुबह सुबह उनको चिरपिंग करनी है। तो यू हर्ड द स्पैरोज इन द गटर्स, यू हैड सच अ विजन ऑफ द स्ट्रीट। मॉर्निंग के टाइम ये स्ट्रीट मैस्क्यूरेट, सबके मास्क बदले हुए, और नाइट के टाइम की स्ट्रीट जब वो मास्क हटे हुए थे, जब सब रेवेल कर रहे थे, जब सब पार्टी कर रहे थे, एज द स्ट्रीट हार्डली अंडरस्टैंड्स। You, the prostitute, is the witness of the things went up in the night. और वही prostitute अब मॉर्निंग में उस स्ट्रीट का करेक्टर देखती है, तो स्ट्रीट को खुद को आइडिया नहीं है कि मेरे पास, मेरे साथ रात को क्या हुआ था, या इस स्ट्रीट में रात को क्या हुआ था। सुबह जो स्ट्रीट है वो एक बिल्कुल अलग सिविलाइज्ड, एक बिल्कुल प्रॉपर मैस्करेड के साथ है, और नाइट को बिल्कुल एक वाइल्ड ऑर्जी टाइप से वहां जो चल रहा था वो है। एनाफोरा का एग्जांपल है ही एंड के साथ। स्ट्रीट हार्डली अंडरस्टैंड्स, तो हमने स्ट्रीट का पर्सोनिफिकेशन मॉर्निंग का करा था, जैसे यहां पर स्ट्रीट का हमने करा है। सिटिंग अलोंग द बेड्स एज वेयर यू कर्ल्ड द पेपर्स फ्रॉम योर हेयर, you clasp the yellow soles of feet in palms of both soiled hands. अब ये यहां पर रेफरेंस है एल्गर्नॉन स्विनबर्न की पोएम द लैपर का। उस पोएम के अंदर भी डिस्क्रिप्शन है एक बिलवेड का, उसमें भी सेम इसी तरह से बेड की एज पर बैठी हुई एक गर्ल है, और इनफैक्ट उसके पास जो बैठा हुआ है उसका लवर है, मोस्ट प्रोबेबली जितना मुझे याद आ रहा है वो डेड है। तो सिटिंग अलोंग द बेड्स एज, बेड के एज पर बैठकर, वेयर यू कर्ल द पेपर्स फ्रॉम योर हेयर, आर्टिफिशियलिटी, अपने आप को अट्रैक्टिव शो करने के लिए कर्लर्स लगाए हुए हैं जिससे हेयर क्या दिखे, बाउंसी दिखे, अट्रैक्टिव लगे। और क्लैस्प द येलो सोल्स ऑफ फीट, एनेमिक, सिकनेस, येलो कलर जो लैक ऑफ ब्लड को शो करता है, फीट जो बिल्कुल जिनके अंदर, बिकॉज इट इज अ फाइट फॉर सर्वाइवल, एंड इन द पाम्स ऑफ बोथ सॉइल्ड हैंड्स, डर्टी हैंड्स, देखिए वापस से डर्टी, वापस से हैंड, फीट, इंडिविजुअल पार्ट्स जो बिल्कुल मेल न्यूट्रिशन से भरे हुए हैं, जो सिकनेस, डिजीज से भरे हुए हैं, उन सब के ऊपर रेफरेंस लगातार आ रहा है। तो ये सिकनेस को बता रहा है। अब हम आते हैं, जो थर्ड प्रिल्यूड है वो एक ही प्रिल्यूड है जिसके अंदर इंडिविजुअल को एड्रेस करके लिखा हुआ है। वापस से फोर्थ प्रिल्यूड, लास्ट प्रिल्यूड के अंदर
His soul stretched tight across the skies. अब ये his जो है, it is vague, confusion है ये his किसके लिए. It may be for a person, it may be personification of the street जिसके ज्यादा चांस है, और it may be the common humanity. Soul is stretch, उसको stretch करा हुआ है. Now stretch is once again किसी को किसी चीज की जो लिमिट है, इलास्टिसिटी है, उससे ज्यादा खींचना. टाइट अक्रॉस द स्काइज, अक्रॉस द स्काइज. इट सीम्स कि ये जो सोल है, देखिए सोल पहले आया था, किससे बनी हुई है? सॉर्डेड इमेजेस से. उस सोल को स्काइज की तरफ तक, मतलब टू द इटर्नल पार्ट, वहां तक स्ट्रेच करा हुआ है. लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है? दैट फेड बिहाइंड अ सिटी ब्लॉक. लेकिन ये सोल स्ट्रेट ऐसा नहीं है कि हेवन तक जाकर और जो गॉड है, जो सुपर सोल है, उनसे अटैच हो रही हो. इट फेड बिहाइंड अ सिटी ब्लॉक. इट इज आयरनी. इसके अंदर इतनी ही गुंजाइश है कि सिटी ब्लॉक तक ही केवल जा सकती है. उसके बाद टी पॉइंट है, डेड एंड है. और ट्रेम्पल्ड बाय इंसिस्टेंट फीट. ट्रेम्पल्ड स्टार्टिंग में हमने देखा था, सॉडस्ट ट्रेम्पल्ड स्ट्रीट. इसी तरह से ये स्ट्रीट क्या है? ट्रेम्पल्ड बाय इंसिस्टेंट फीट. देयर इज नो ब्रेक एट 4 and 5 and 6 o'clock. वापिस से रेफरेंस, फर्स्ट 4 लाइन्स के अंदर थर्ड लाइन थी 6 o'clock इवनिंग टाइम. अब 4 and 5 and 6. इसका मतलब इट डजंट मैटर कि ये 6 है या 7 o'clock है. द सिटी नेवर स्लीप्स, द सिटी नेवर रेस्ट्स डाउन. इसकी सोल को लगातार ट्रेम्पल किया जाता है. 4 बजे, 5, 6, 7, 8, 9. दिस इज द आर्टिफिशियल अर्बन लाइफ. क्योंकि सोल को स्ट्रेच, मैंने जैसे आपको बताया, ऐसा लगता है कि जो हम बोलते हैं ट्रांसेंडेंस, आवर सोल स्ट्रेचिंग टू द ग्रेट सोल, ओवर सोल, गॉड. तो रिलीजियस ओवरटोन आती है, लेकिन साथ के साथ चेंज हो जाती है. वंस अगेन एग्जांपल ऑफ सिनेक्ड की केवल फीट की बात हुई है, लगातार कॉमन हम देख रहे हैं. एंड लगातार जब हम यूज करते हैं, देखिए कॉमन जो ग्रामर रूल होता है उसके हिसाब से ऐसे यूज करना चाहिए था. 4 and 4, 5 and 6 एंड लास्ट में लगाया जाता है. लेकिन जब हम किसी कंजंक्शन को और या एंड को लगातार यूज करते हैं विदाउट यूजिंग कॉमा, तो इस डिवाइस को हम पॉलीसिंडेंटन बोलते हैं. सिंडेंट करना, उनको आपस में जोड़ना. पॉली मतलब मल्टीपल टाइम्स. और ये मोनोटोनी भी बताती है कि 4, 5, 6 कोई भी हो, यूज किया जाए. एंड शॉर्ट स्क्वायर फिंगर्स स्टफिंग पाइप्स and evening newspapers and eyes, assured of certain certainties, the conscience of a blackened street, impatient to assume the world. बहुत सारी इमेजेस जो हम पिछले प्रेल्यूड्स में पढ़ चुके हैं, खासकर फर्स्ट प्रेल्यूड में, वो रिपीट हो रही हैं. तो रिपीटेशन तो बनता ही है, क्योंकि एलियट का मेन टारगेट ये है, ये बताना कि एक जैसे घड़ी गोल 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 घूमती रहती है विदाउट एनी वेरिएशन, एक सिटी या अर्बन लाइफ ठीक इसी तरह का रिपीटेटिव मोनोटोनस साइकिल है. शॉर्ट स्क्वायर फिंगर्स स्टफिंग पाइप्स. तो शॉर्ट स्क्वायर फिंगर्स, देखिए जो मैं नहीं जानता कितना सही है मेरा इंटरप्रिटेशन, शायद बताना चाह रहे हो. लॉन्ग फिंगर्स आर जनरली कंसिडर्ड विद दोज आर्टिस्टिक पीपल. शॉर्ट स्क्वायर फिंगर्स आर एसोसिएटेड विद बिजनेस लाइक पीपल, जिनका काम सिर्फ प्रॉफिट और लॉस देखना. स्टफिंग पाइप्स, जिनके अंदर हाथ में पाइप, सिगार या कोई भी सिगरेट्स हैं. तो वंस अगेन. एंड इवनिंग न्यूज़पेपर्स, वापिस से वही न्यूज़पेपर्स जो आप थोड़ी देर पढ़ेंगे और फेंक देंगे. एंड आईज, और जिन्होंने हाथ में न्यूज़पेपर और पाइप को स्टफ कर रखा है, जिनकी आईज एश्योर्ड ऑफ सर्टेन सर्टेनिटीज, कुछ एश्योरेंस उनके अंदर है, कॉन्फिडेंस है लिमिटेड चीजों का. वो अपनी लाइफ के प्रॉफिट एंड लॉस को जानते हैं. वो पोटेंशियल कस्टमर को, मे बी दिस पर्सन इज एन एजेंट ऑफ दैट प्रोस्टिट्यूट, जो न्यूज़पेपर लेकर पोटेंशियल कस्टमर्स की ओर देख रहा है कि ये बन सकता है, नहीं बन सकता है. कंसाइंस ऑफ अ ब्लैकेंड स्ट्रीट. दिस पर्सन रिप्रेजेंट
जो पूरी ब्लैक एंड स्ट्रीट हो चुकी है, करप्ट पॉल्यूटेड स्ट्रीट है, जिसका कंसाइंस बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, जो इम्पेशेंट है, जो स्ट्रीट खुद रेडी है, ईगर है टू अज्यूम द वर्ल्ड, कि जैसे ही 6 बजे सब अपने अपने मास्क उतारें और उन गलियों के अंदर आए और वो सारी चीजें करें जो अगले दिन चेंज हो जाती है मॉर्निंग के साथ, जिसकी वजह से स्टीक्स का, जिसकी वजह से जो स्टेल स्मेल बियर की मॉर्निंग में, जिसकी वजह से प्रोस्टिट्यूट की सॉर्डेड इमेजेस, ये वो सारा वर्ल्ड है जो स्ट्रीट रेडी है, ईगर है अज्यूम करने के लिए, उसको इनवाइट करने के लिए। वापस से हम देख सकते हैं एलिट्रेशन यूज किया गया है, साथ ही सिबिलेंस, लगातार इस साउंड का हम देख ही रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन किया गया है स्ट्रीट का वापस से। I am moved by fancies that are curled around these images and cling the notion of some infinitely gentle, infinitely suffering things. Very beautiful lines जो अचानक एक religious tone लेकर आती है। देखते हैं कैसे। I am moved by fancies, moved, touched by, pain होता है उन फैंसीज को, उन चीजों को जो अटैच है इन सारी इमेजेस के साथ। जब इन लोगों की सफरिंग को, एलिनेशन को, आइसोलेशन को देखता हूं, दैट आर कर्ल्ड, देखिए कर्ल हेयर के साथ उस इमेज को, लेकिन अब यहां पर फिगरेटिव मीनिंग है, दैट आर कर्ल्ड अराउंड दीज इमेजेस, जो मैंने प्रेजेंट करी है पिछले प्रिल्यूड्स के अंदर, उनके साथ जो कॉनोटेटिव चीजें हैं, जो सजेस्ट करती हैं उनकी लाइफ की हॉलोनेस के बारे में, जो इनके साथ कर्ल है, आर्टिफिशियली अटैच है, उनके बारे में सोच कर आई एम मूव्ड, मुझे बहुत पेन होता है। एंड क्लिंग, और वो केवल कर्ल ही नहीं है, वो उनके साथ क्लिंग होकर, अटैच होकर रह गई है, वो उनको डिटैच नहीं किया जा सकता। मुझे अचानक इनकी सफरिंग देखकर द ग्रेटेस्ट सफरिंग याद आती है, दैट इज ऑफ जीसस क्राइस्ट, इनफाइनाइटली जेंटल, जो अपनी सफरिंग में भी क्या रहा, जेंटल रहा, जिसने सफरिंग के बाद भी क्या, गॉड प्लीज फॉरगिव दीज मैन, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। इनफाइनाइटली सफरिंग, जो ह्यूमैनिटी के लिए जब तक उसका सेल्वेशन नहीं हो जाएगा सफर करता रहेगा थिंग। अचानक एक नोबलनेस आ जाती है, अचानक ऐसा लगता है कि वी आर ऑल्सो सफरिंग चाइल्ड ऑफ दैट ग्रेट गॉड हु सफर फॉर ऑल द ह्यूमैनिटी। एक बड़ा ही सब्लिमिटी आ जाती है। बट लुक हाउ एलियट क्लोजेस दिस पोएम, wipe your hand across your mouth and laugh, the world revolves like ancient women gathering fuel in vacant lots। एक सेकंड के लिए जो होप थी, जैसे लाइटिंग ऑफ द लैंप्स, उसी तरह से इन लोगों की सफरिंग देखकर एक सेकंड के लिए क्राइस्ट याद में आते हैं। बट वाइप योर हैंड अक्रॉस योर माउथ, no, there is no need to compare these things। wipe your hand across your mouth and laugh, just laugh looking at these people who are rootless, who are senseless, their lives are meaningless, the worlds revolve like ancient women। वंस अगेन यहां पर जो एंशियंट का मीनिंग है, ये भी हो सकता है कि दिस प्रोसेस हैज बीन गोइंग ऑन सिंस एजेस। एंशियंट का मतलब ये भी हो सकता है आउटडेटेड, और एंशियंट विमेन का मतलब हो सकता है एक ऐसी औरत who doesn't have any source of support or survival, gathering fuel in vacant lots, once again vacant lots, undeveloped real estate, gathering fuel for the evening meal, steak, smell, इन सब से जुड़ते हुए। तो हम कह सकते हैं कि इस लाइफ में सिग्निफिकेंट कुछ भी नहीं बचा है जिसके लिए हमें मूव ऑन करने की, मूव होने की जरूरत है हमारे हार्ट को। ये एक वर्ल्ड एक साइकिल की तरह है, रिवॉल्व, जो लगातार ऐसे ही घूमता रहता है, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं बची है, पोटेंशियल नहीं है जिसके रिबर्थ का, रिवाइवल का। दिस इज हाउ ही एंड्स द पोएम। सो सिनिकल एटीट्यूड आ जाता है अचानक, जेंटल सफरिंग से हम लाफ तक पहुंच जाते हैं। देखिए कितना कॉन्ट्रास्ट है, जेंटल सफरिंग, इनफाइनाइटली जेंटल, और लाफ, कि देयर इज नो नीड टू फील सॉरी फॉर दीज पीपल। सिमली का यूज करा है लाइक से, आप देख सकते हैं।
तो दोस्तों ये था हमारा थोड़ा सा लंबा वीडियो था। आई होप मैं सफल हो पाया आप लोगों को समझाने में। इस पोएम को थोड़ी डिफिकल्ट है, आपके अपनी इंटरप्रिटेशन भी हो सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ सच पोएम्स। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।